तो आज हम पढ़ने वाले हैं सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन चैप्टर, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इससे काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो सारे के सारे एक सिंगल सेल से अपनी लाइफ स्टार्ट करते हैं। तो एक सिंगल सेल कैसे इतने बड़े ऑर्गेनिज्म को फॉर्म करता है, वही हम आज के चैप्टर में देखेंगे। सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के केस में दो कैरेक्टरिस्टिक्स है सेल्स के, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। वो है ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। सभी सेल्स पहले ग्रो करते हैं, देन रिप्रोडक्शन के थ्रू दो सेल्स में डिवाइड हो जाते हैं। मीन्स हर एक पेरेंटल सेल दो डॉटर सेल्स को फॉर्म करता है डिवीजन के बाद। वही न्यूली फॉर्म्ड सेल्स फिर से ग्रो कर होते हैं एंड देन डिवाइड करते हैं। इस तरीके से एक साइकिल चलती रहती है और सिंगल पेरेंट सेल बहुत सारे नए सेल्स की पॉपुलेशन को फॉर्म करता है। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो सेल साइकिल यही होती है, सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स बाय विच अ सेल डुप्लीकेट्स इट्स जीनोम। मीन्स वो सीक्वेंस जिससे सेल अपने जीनोम को डुप्लीकेट करता है, अपने जो कंस्टिट्यूएंट्स हैं उनके सिंथेसिस करता है एंड देन डिवाइड हो जाता है दो डॉटर सेल्स में। उसको हम कहते हैं सेल साइकिल। तो सेल साइकिल में इंपॉर्टेंट स्टेप्स कौन कौन से हैं? डुप्लीकेशन, genome duplication, then synthesis of constituents of cell and then division। ये तीन मेन स्टेप्स हैं। अब यहाँ पे ये तीनों जो है एक कोऑर्डिनेटेड वे में होते हैं, जिससे करेक्ट डिवीजन हो और प्रॉपर प्रोजेनी की फॉर्मेशन हो सके। सेल डिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर। अब जैसे जैसे सेल ग्रो होता है, सेल की ग्रोथ हम किस रिस्पेक्ट में कहते हैं? इन टर्म्स ऑफ साइटोप्लाज्म कहते हैं। सेल ग्रोथ को हम साइटोप्लाज्मिक इंक्रीज या साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ भी कहते हैं। ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। जबकि जो डीएनए सिंथेसिस की बात करी हमने, जो जीनोम डुप्लीकेशन की बात करी हमने, वो एक स्पेसिफिक स्टेज में ही होता है सेल साइकिल के, जो हम आगे देखेंगे। अब जब ये जीनोम डुप्लीकेशन या डीएनए सिंथेसाइज होता है, तो उसके बाद ये डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है डॉटर न्यूक्लियाई में बहुत सारे कॉम्प्लेक्स सीरीज ऑफ इवेंट्स के थ्रू। और ये जितने भी इवेंट्स हो रहे हैं ये सारे जेनेटिकली कंट्रोल्ड होते हैं। मींस जीन्स कंट्रोल करता है हर एक स्टेप को, ग्रोथ से लेके रेप्लिकेशन एंड देन डिवीजन तक। नाउ स्टार्ट करते हैं हम सेल साइकिल से। सेल साइकिल में दो फेज होते हैं मेनली। एक होता है इंटरफेज। इंटरफेज कहते हैं हम ग्रोथ फेज को, जिसमें सेल खुद को ग्रो कर रहा है। देन आता है एम फेज। एम फेज कहते हैं हम डिवाइडिंग फेज को। तो अगर हम किसी भी यूकेरियोटिक सेल को देखते हैं तो हम ह्यूमन सेल मानते हैं। ह्यूमन सेल का अगर हम देखें तो वो अप्रोक्सीमेटली हर 24 आवर्स में डिवाइड करता है। तो अगर इस 24 आवर्स को हम डिवाइड करें इस सेल साइकिल में, तो ये वेरी करता है हर एक ऑर्गेनिज्म के अंदर। जैसे ह्यूमन सेल में 24 में से मैक्सिमम टाइमिंग जो है वो इंटरफेस कवर करती है और ओनली 5% जो है वो एम फेज कवर करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम ईस्ट का केस लेते हैं तो ईस्ट के केस में ये सेल साइकिल 90 मिनट्स का होता है और इस 90 मिनट्स को ही हम इंटरफेज और एम फेज में डिवाइड कर रहे हैं। तो देखो, सेल साइकिल दो बेसिक फेजेस में डिवाइडेड है। एक होता है एम फेज, इंटरफेज, जिसको हम कह रहे हैं ग्रोथ फेज। दूसरा होता है एम फेज। एम फेज को ही माइटोसिस फेज कहा जाता है या डिवाइडिंग फेज कहा जाता है। एम फेज रिप्रेजेंट करता है एक्चुअल सेल डिवीजन को, जहाँ पे माइटोसिस हो रही है। और इंटरफेस रिप्रेजेंट करता है दो एम फेज के बीच का फेज। ठीक है, तो इंटरफेस रिप्रेजेंट्स द फेज बिटवीन टू सक्सेसिव एम फेज। मीन्स एक एम फेज खत्म हुआ, फिर जब दूसरा एम फेज आएगा तो उन दोनों के बीच में एक इंटरफेस आएगा। तो अगर हम ह्यूमन सेल के केस में देखें तो ह्यूमन सेल के केस में क्या था, 95% जो है वो इंटरफेस के लिए था और ओनली 1 आवर जो था वो सेल डिवीजन के लिए था। अगर हम एम फेज का देखते हैं तो एम फेज में दो डिविजन्स होते हैं। सबसे पहले एक न्यूक्लियर डिवीजन होता है एंड देन साइटोप्लाज्मिक डिवीजन होता है। न्यूक्लियर डिवीजन के लिए ही टर्म यूज किया जाता है कैरियोकाइनेसिस। कैरियो मीन्स न्यूक्लियर और काइनेसिस मीन्स डिवीजन।
और साइटोप्लाज्मिक डिवीजन के लिए टर्म यूज किया जाता है साइटोकाइनेसिस। साइटो मीन्स साइटोप्लाज्म और काइनेसिस मीन्स डिवीजन। जो इंटरफेज है उसको रेस्टिंग फेज भी कहा गया है। रेस्टिंग फेज क्यों कहते हैं? क्योंकि इस टाइम पे सेल खुद को प्रिपेयर कर रहा होता डिवीजन के लिए, बट एक्चुअल डिवीजन नहीं हो रही होती। तो यहाँ पे डिवीजन के रिस्पेक्ट में इसे रेस्टिंग फेज कहा गया है। बट यहाँ पे सेल ग्रोथ एंड डीएनए रेप्लिकेशन जैसे बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस चल रही होती है एक ऑर्डरली मैनर में। इंटरफेज फर्दर 3 फेजेस में डिवाइडेड है। G1 फेज जिसको हम कहते हैं गैप 1 फेज, S फेज जिसको हम कहते हैं सिंथेसिस एंड G2 फेज जिसको हम कहते हैं गैप 2 फेज। G1 फेज जो है वो इंटरवल है बिटवीन माइटोसिस एंड इनिशिएशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। मींस माइटोसिस क्या है? M फेज। मींस ये M फेज और इनिशिएशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन होता है S फेज के अंदर। तो ये M फेज और S फेज के बीच का इंटरवल होता है। जब G1 फेज आता है तो G1 फेज में सेल्स मेटाबॉलिकली एक्टिव होते हैं और कंटिन्यूसली ग्रो कर रहे होते हैं, बट यहाँ पे डीएनए रेप्लिकेशन नहीं होती। इसीलिए डीएनए रेप्लिकेशन कहाँ होगी? वो होगी नेक्स्ट फेज में जिसको हम कहते हैं एस और सिंथेसिस फेज। सिंथेसिस फेज मार्क्स द पीरियड ड्यूरिंग विच डीएनए सिंथेसाइज और एप्लीकेशन टेक प्लेस। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे डीएनए का अमाउंट डबल होता है। एक पॉइंट याद रखना है कि डीएनए का अमाउंट डबल हो रहा है लेकिन नंबर नहीं। मींस अगर वो 2C है, डीएनए का कंटेंट या फिर अमाउंट 2C है तो वो एस फेज में 4C हो जाएगा एस फेज के बाद। लेकिन अगर उसका नंबर 2N है तो वो एस फेज के बाद भी 2N ही रहेगा। ये हम G1 फेज देख रहे हैं और ये हम एस फेज, ठीक है। तो आफ्टर एस फेज 4C हो जाएगा लेकिन नंबर सेम रहेगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे अमाउंट ऑफ डीएनए डबल हो रहा है पर सेल, बट नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रिमेन्स सेम। देन एनिमल सेल्स में एस फेज में एक और इम्पॉर्टेंट काम होता है, वो होता है सेंट्रियोल डुप्लीकेशन। सेंट्रियोल डुप्लीकेशन जो कि साइटोप्लाज्म में होता है। प्लांट सेल में हमें सेंट्रियोल्स नहीं मिलते हैं इसलिए हम वहाँ पे ये चीज़ नहीं देखते, लेकिन एनिमल सेल में डीएनए रेप्लिकेशन होता है न्यूक्लियस के अंदर एंड सेंट्रियोल्स डुप्लीकेट होता है साइटोप्लाज्म के अंदर। देन आता है नेक्स्ट स्टेज जिसको हम कहते हैं G2 फेज। G2 फेज में भी प्रोटीन्स की सिंथेसिस होती है और यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोटीन जो कि जिसे हम कहते हैं ट्यूबुलिन प्रोटीन, उसकी भी फॉर्मेशन होती है जो कि नेक्स्ट डिवीजन स्टेज में स्पिंडल फाइबर बनाने का काम करता है। तो स्पिंडल फाइबर के लिए हमें ट्यूबुलिन की रिक्वायरमेंट होती है जो कि यहाँ पे फॉर्म हो रहा है गैप 2 फेज में या G2 फेज में। देन इन तीनों फेजेस के अलावा, ये जो तीनों हमने सब फेजेस पढ़े हैं G1, S, G2, इनके अलावा एक और फेज आता है जिसके अंदर जो सेल्स हैं वो एग्जिट करके जाते हैं या फिर यहाँ पे सस्पेंड होके जाते हैं। जैसे कि कुछ एनिमल सेल्स में, कुछ अडल्ट एनिमल सेल्स जो हैं वो डिवाइड नहीं करते, वो डिवीजन शो नहीं करते, और कुछ ऐसे भी सेल्स होते हैं जो कि ओकेजनली डिवाइड होते हैं जब उनकी रिक्वायरमेंट होती है डिवीजन की। मीन्स मान लो जैसे स्किन सेल्स क्या होते हैं कि अभी अगर नॉर्मली वो डिवीजन नहीं शो करते, बट अगर कहीं कट लग जाए, कोई इंजरी हो जाए तो वहां पे सेल लॉस्ट हो जाता है, तो वहां पे दोबारा से रिपेयर करने के लिए सेल्स की रिक्वायरमेंट होगी जिसके लिए सेल्स रिक्वायर्ड होंगे। तो ऐसे टाइम पे वो ओकेजनली डिवाइड करेंगे। तो ऐसे सेल्स जो ओकेजनली या फिर दोबारा या फिर जो एग्जिट कर जाते हैं वो सेल्स कहाँ पे चले जाते हैं? वो G1 को एग्जिट करके G0 में एंटर होते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखो, अगर किसी सेल को डिवाइड नहीं करना है फर्दर तो वो यहाँ पे G1 से ही बाहर निकल जाएगा। G1 से बाहर निकल के वो G0 फेज में चला जाता है जिसको क्विसेंट फेज भी कहते हैं, जहाँ पे डिवीजन नहीं होती। मान लो अगर दोबारा से उस सेल को डिवाइड करने की नीड पड़ती है तो वो दोबारा से G1 में एंटर होगा और देन सेम सेल साइकिल को फॉलो करेगा। अब यहाँ पे इसी स्टेज को हम इनएक्टिव स्टेज भी कहते हैं G0 को, या फिर क्विसेंट स्टेज भी कहते हैं। अब इसको हम इनएक्टिव
क्यों कह रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे सेल्स डिवाइड नहीं कर रहे, बट दे आर मेटाबॉलिकली एक्टिव। यहाँ पे सेल्स एक्टिव रहते हैं, बट डिवीजन वो नहीं करते। डिवीजन वो तब करते हैं जब उन्हें कहा जाता है करने के लिए, डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म को जब रिक्वायर्ड होगा तब वो डिवाइड करेंगे। अब एनिमल्स में जो माइटोटिक सेल डिवीजन है वो हमें डिप्लॉयड सोमेटिक सेल्स में ही दिखता है, जबकि कुछ एक्सेप्शंस भी हैं जो कि जिनमें हमें हैप्लॉइड सेल भी माइटोटिकली डिवाइड करते हुए दिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेल हनीबीज के केस में पार्थेनोजेनेसिस होती है, जिसमें जो हैप्लॉइड सेल ही आगे जाके मेल गैमेट बना देता है। तो यहाँ पे नॉर्मली हम देखते हैं डिप्लॉयड सोमेटिक सेल्स में, लेकिन मेल हनीबी के केस में हैप्लॉइड जर्म सेल्स आगे जाके हैप्लॉइड मेल गैमेट फॉर्म कर रहा है, वो भी माइटोसिस से। तो ये एक एक्सेप्शन है, याद रखना है। इसके अलावा प्लांट सेल्स के केस में भी जो माइटोटिक डिवीजन है वो दोनों हैप्लॉइड और डिप्लॉयड दोनों सेल्स शो करते हैं। हम आगे चैप्टर आएगा प्लांट किंगडम, उसमें देखेंगे अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इन प्लांट्स, जिसमें हम देखेंगे कि किस तरीके से हैप्लॉइड एंड डिप्लॉयड के केस में माइटोसिस के प्रोसेस से अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होता है। अब देखते हैं हम एम फेज को। एम फेज मोस्ट ड्रामेटिक पीरियड ऑफ सेल साइकिल है। इसके अंदर सेल के जितने भी कंपोनेंट्स हैं वो सारे रीऑर्गेनाइज होते हैं। यहाँ पे क्रोमोसोम का नंबर जो पेरेंट है और प्रोजेनी सेल्स हैं उनके अंदर सेम रहता है, इसी वजह से इसको हम इक्वेशनल डिवीजन भी कहते हैं। मीन्स माइटोटिक डिवीजन को इक्वेशनल डिवीजन भी कहा जाता है। अब यहाँ पे माइटोसिस को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक होता है कार्योकाइनेसिस, दूसरा होता है साइटोकाइनेसिस। जब कार्योकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस दोनों कंप्लीट हो जाता है तब हम कहते हैं सेल डिवीजन कंप्लीट हुआ है। जो कैरियोकाइनेसिस है, जो कि न्यूक्लियर डिवीजन है, ये फर्दर 4 स्टेजेस में डिवाइडेड है, और ये 4 स्टेजेस के बीच में ये सारे जो है वो एक प्रोग्रेसिव प्रोसेस है। मीन्स यहाँ पे हम क्लियर कट लाइन ड्रॉ नहीं कर सकते इनके बीच में, स्टेजेस के बीच में। मीन्स ऐसा नहीं है कि एक प्रोसेस खत्म होगा तभी दूसरा स्टार्ट होगा, वो लगातार चलते रहते हैं, इसीलिए उसको हम एक प्रोग्रेसिव प्रोसेस कहते हैं। इसके बाद कार्योकाइनेसिस में 4 प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं, 4 स्टेजेस आते हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। ये चारों जो हैं वो न्यूक्लियर डिवीजन के ही स्टेजेस हैं। एक एक करके इसको हम देखेंगे। सबसे पहले प्रोफेज फर्स्ट स्टेज है कार्योकाइनेसिस का, जो कि एस एंड G2 फेज के बाद आता है। इट फॉलोज द एस एंड G2 फेज ऑफ इंटरफेज। अब हमने देखा था एस में एंड G2 फेज में नया डीएनए बन गया था, नया डीएनए रेप्लिकेट हो गया था, बट वो डिस्टिंक्ट नहीं रहता, वो आपस में ही उलझा हुआ रहता है। जब हम उस एस फेज या G2 फेज के डीएनए को देखते हैं तो वो क्रोमेटिन फॉर्म में रहता है इस तरीके से, तो उसको हम डिस्टिंक्टली मीन्स हम उनको अलग अलग नहीं देख सकते। तो यहाँ पे क्या होता है, इस स्टेज में सबसे पहले प्रोफेज में कंडेंसेशन ऑफ डीएनए का इनिशिएशन होता है। यहाँ पे क्रोमोसोमल मटेरियल सबसे पहले अनटेंगल होगा। अनटेंगल मीन्स उसको सुलझाया जाएगा। इसको हमने सुलझा दिया, ठीक है, ये उलझा हुआ था, उसको हमने सुलझाया, जिसको हम कहते हैं अनटेंगलिंग। इसके बाद कंडेंसेशन हो जाएगी। कंडेंसेशन के टाइम में ये अपने कंडेंस्ड फॉर्म में आ जाएगा, जिसकी वजह से हमें वो दिखने लगता है, ठीक है, विजिबल हो जाता है। तो यहाँ पे प्रोफेज में अनटेंगलिंग होगी पहले, एंड उसके बाद वो कंडेंसेशन के प्रोसेस में जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे जो सेंट्रियोल्स देखे थे, जो सेंट्रियोल्स डुप्लीकेट हुए थे साइटोप्लाज्म के अंदर, वो भी ऑपोजिट पोल्स की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। तो अगर हम देखें प्रोफेज में, तो प्रोफेज में 2 की इवेंट्स हैं। एक तो जो क्रोमोसोमल मटेरियल है वो कंडेंस हो रहा है, कंडेंस होके क्रोमोसोम बना रहा है, मीन्स क्रोमेटिन क्रोमोसोम में चेंज हो रहा है। और यहाँ पे क्रोमोसोम जो है, पहले हमें इस फॉर्म में दिख रहा था क्रोमोसोम, जो यहाँ पे हमें क्रोमोसोम प्रॉपर
इस तरीके से दिखता है, ठीक है। इसको हम इस तरीके से भी बना सकते हैं, कंडेंस फॉर्म को अगर हमें दिखाना हो तो। मीन्स यहाँ पे 2 क्रोमेटिड सेंट्रोमियर से अटैच्ड हो, इस फॉर्म में दिखता है। दूसरा की इवेंट जो है वो है सेंट्रोसोम के मूवमेंट डिफरेंट पोल्स की तरफ, मीन्स ऑपोजिट पोल्स की तरफ। और हर एक सेंट्रोसोम से माइक्रोट्यूब्यूल्स रेडिएट होते हैं जिनको हम कहते हैं एस्टर, और ये एस्टर अलोंग विद स्पिंडल फाइबर फॉर्म करते हैं माइटोटिक एपरेटस को, ठीक है। तो प्रोफेज का क्लियर। देन एट द एंड ऑफ सेल प्रोफेज, जब हम सेल्स को देखते हैं माइक्रोस्कोप में, तो हमें ना तो वहाँ पे गोल्जी कॉम्प्लेक्स दिखता है, ना ही हमें ईआर दिखता है, ना ही न्यूक्लियोलस और ना ही न्यूक्लियर एनवेलप। तो इस टाइम पे हमें सारे क्रोमोसोम जो है साइटोप्लाज्म में फैले हुए दिखते हैं। इसके बाद आता है मेटाफेज। जब कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन हो जाती है न्यूक्लियर एनवेलप की, तो स्टार्ट होता है सेकेंड फेज ऑफ माइटोसिस, जिसको कहते हैं हम मेटाफेज। मेटाफेज में कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम कंप्लीट हो चुकी होती है और वो क्लियरली हम माइक्रोस्कोप में देख सकते हैं। यहाँ पे जो मॉर्फोलॉजी है क्रोमोसोम की, वो स्टडी करना बहुत इजी होता है, इजीली हम उसको स्टडी कर सकते हैं। यहाँ पे मेटाफेज के टाइम पे 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स होती हैं, वो दोनों सिस्टर क्रोमेटिड्स आपस में अटैच्ड होती है सेंट्रोमियर से। मीन्स मान लो ये हैं 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स, ये दोनों आपस में अटैच्ड हैं सेंट्रोमियर से। इस सेंट्रोमियर के दोनों साइड्स पे प्रेजेंट होता है डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर, जिसको कहते हैं हम काइनेटोकोर। तो यहाँ पे वही चीज बताई है, सिस्टर क्रोमेटिड्स अटैच्ड होते हैं सेंट्रोमियर से, सेंट्रोमियर की हेल्प से अटैच्ड होते हैं। यहाँ पे स्मॉल डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर होता है सरफेस ऑफ सेंट्रोमियर, जो हमने ग्रीन कलर से दिखाया है, जिसको कहते हैं हम काइनेटोकोर। और यही काइनेटोकोर जो है वो साइट है स्पिंडल फाइबर के अटैचमेंट की साइट, ठीक है, साइट ऑफ अटैचमेंट ऑफ स्पिंडल फाइबर, जिसके थ्रू वो ऑपोजिट पोल्स की तरफ मूव करते हैं। अब यहाँ पे मेटाफेज में अगर हम की इवेंट देखें तो यहाँ पे सारे क्रोमोसोम्स जो हैं वो मेटाफेजिक प्लेट या इक्वेटर पे आके अरेंज हो जाते हैं। यहाँ पे मेटाफेज को अगर हमें करेक्टराइज करना तो यहाँ पे सारे क्रोमोसोम्स कहाँ अटैच हो जाते हैं, कहाँ पे इकट्ठे हो जाते हैं, इक्वेटर पे। इक्वेटर पे आ जाते हैं और हर एक क्रोमेटिड जो है वो ऑपोजिट पोल्स से जो स्पिंडल फाइबर आ रहा है उसके थ्रू अटैच्ड होते हैं, कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है ये मेटाफेज है, मेटाफेज में ऑपोजिट पोल से जो स्पिंडल फाइबर्स आ रहे हैं उससे अटैच होते हैं। वो स्पिंडल फाइबर्स हर एक क्रोमोसोम के जो 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं उनके काइनेटोकोर्स से अटैच्ड है, ठीक है। अब यहाँ पे इसी प्लेन ऑफ अलाइनमेंट को हम क्या कहते हैं, मेटाफेज प्लेट कहा जाता है। तो की इवेंट्स क्या होंगे, सबसे पहला स्पिंडल फाइबर अटैच टू काइनेटोकोर, दूसरा जितने क्रोमोसोम्स हैं वो सारे इक्वेटर पे मूव कर जाएंगे और वहां पे मेटाफिजिक प्लेट की फॉर्मेशन करेंगे। अगला जो फेज है वो है एनाफेज। एनाफेज के स्टार्टिंग में क्या होता है, जो क्रोमोसोम्स हैं जो कि मेटाफेजिक प्लेट पे इकट्ठे हुए थे वो स्प्लिट हो जाते हैं क्रोमोसोम, और स्प्लिट होके 2 डॉटर क्रोमेटिड्स फॉर्म करते हैं जिनको अब डॉटर क्रोमोसोम कहा जाएगा, ठीक है। फ्यूचर न्यूक्लियाई के डॉटर क्रोमोसोम्स कह सकते हैं जिनको हम, ये ऑपोजिट पोल्स की तरफ मूव करने लगेंगे। दोनों क्रोमेटिड, जो दोनों डॉटर क्रोमेटिड्स हैं या डॉटर क्रोमोसोम से ऑपोजिट पोल की तरफ मूव करेंगे अवे फ्रॉम इक्वेटोरियल प्लेट। और इन जब ये मूव कर रहे होंगे तो सेंट्रोमियर जो है वो रहता है लीडिंग रोल में, और जो क्रोमेटिड के आर्म्स हैं वो ट्रेल बिहाइंड कर, मींस वो पीछे फ्लोट कर रहे होते हैं। तो अगर हम यहाँ देखें तो देखो सेंट्रोमियर जो है, ये सेंट्रोमियर फ्रंट की तरफ को मूव कर रहा है, लीड कर रहा है, जबकि जो ये इसके आर्म्स हैं वो पीछे फ्लोट कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके अगर की इवेंट्स देखें हम एनाफेज के, तो सबसे पहला सेंट्रोमियर की स्प्लिटिंग, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्रोमेटिड्स सेपरेट हो गए। और दूसरा पॉइंट, क्रोमेटिड्स ऑपोजिट पोल्स की तरफ मूव करने लग जाएंगे। अगला फेज आता है टीलोफेज। टीलोफेज जो है
फाइनल स्टेज है कार्योकाइनेसिस का। इसके टाइम पे जो क्रोमोसोम्स थे वो पोल्स पे पहुंच चुके हैं और वो डीकंडेंस होने लगते हैं। डीकंडेंस होने के साथ साथ वो अपनी इंडिविजुअलिटी भी लूज कर देते हैं। अब दोबारा से हमें इंडिविजुअल क्रोमोसोम नहीं दिखेगा, वो क्रोमेटिन की फॉर्म में दिखने लग जाता है ऑपोजिट पोल्स पे। तो अगर की इवेंट देखें तो क्रोमोसोम ऑपोजिट पोल्स पे क्लस्टर कर लेंगे, अपनी आइडेंटिटी लूज कर देंगे, न्यूक्लियर एनवेलप डेवलप होने लग जाता है क्रोमोसोम्स के अराउंड, न्यूक्लियोलस गोल्जी कॉम्प्लेक्स एंड ईआर की फॉर्मेशन दोबारा से हो जाती है। तो ये जो इवेंट्स हैं वो प्रोफेज के बिल्कुल ऑपोजिट इवेंट्स स्टार्ट हो जाते हैं। यहाँ पे न्यूक्लियर डिवीजन खत्म होता है टीलोफेज के साथ। टीलोफेज के बाद आता है साइटोकाइनेसिस। माइटोसिस में हम सिर्फ कार्योकाइनेसिस नहीं लेते, इस हम माइटोसिस कंप्लीट तभी कहेंगे जब सेल्स भी डिवाइड कर जाएंगे, ठीक है। साइटोकाइनेसिस की प्रोसेस भी हो जाएगी तब हम उसको कंप्लीट कहेंगे। एनिमल सेल में साइटोकाइनेसिस होती है फुरो की फॉर्मेशन से, फरो की फॉर्मेशन। एनिमल सेल में जैसे कि पता है सेल वॉल नहीं होती, तो वहां पे क्या होता है, इसके केस में जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो बाहर से अंदर की तरफ को फरो फॉर्म करता है और कुछ टाइम बाद ये फरो सेंटर में जाके मिल जाते हैं और दो सेपरेट सेल्स की फॉर्मेशन कर देते हैं, ठीक है। जबकि प्लांट सेल में ऐसा नहीं होता। प्लांट सेल में सेल वॉल प्रेजेंट है तो वो अंदर की तरफ को फरो फॉर्म नहीं कर सकता, तो वहां पे उल्टा होता है। सेल्स प्लांट सेल के केस में सेंटर से स्टार्ट होता है, ठीक है, सेल प्लेट की फॉर्मेशन। तो एनिमल सेल में बाहर से अंदर की तरफ को हो रहा है, इसलिए इसको हम कहते हैं सेंट्रीपिटल टाइप ऑफ डिवीजन। जबकि यहाँ पे प्लांट सेल के केस में सेंट्रीफ्यूगल मीन सेंटर से पेरिफेरी की तरफ को मूव कर रहा है, सेल प्लेट की फॉर्मेशन हो रही है, तो सेंट्रीफ्यूगल टाइप ऑफ डिवीजन। तो फरो जो है वो एनिमल सेल में देखा जाता है, जबकि प्लांट सेल के केस में जो है वो सेल प्लेट के थ्रू होती है, सेल प्लेट की फॉर्मेशन होती है। सेल प्लेट ही बाद में जाके मिडल लैमिला का काम करता है। ये यहाँ पे क्या होता है, पूरा ज्वाइन हो जाता है सेंटर से पेरिफेरी तरफ और यहाँ पे ये दो सेल्स की फॉर्मेशन कर देते हैं और दो डॉटर सेल्स की फॉर्मेशन हो गई। और ये जो है वो रिप्रेजेंट करता है मिडल लैमिला को दो एडजेसेंट सेल्स के बीच में। और जब ये साइटोप्लाज्मिक डिवीजन होता है उस टाइम पे सारे जो ऑर्गेनेलीज हैं जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, ये दोनों सेल्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। अब कुछ ऑर्गेनिज्म में कार्योकाइनेसिस इज नॉट फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस, मींस कार्योकाइनेसिस के बाद साइटोकाइनेसिस नहीं होता। अब सोचो जिस सेल में दो न्यूक्लियस तो बन गया है लेकिन सेल ही डिवाइड नहीं हो रहा, तो वहां पे क्या हो जाएगा, मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन, एक ही सेल में एक से ज्यादा न्यूक्लियस है। तो ऐसे कंडीशन जो है आगे जाके सिंकाइटियम की फॉर्मेशन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल इन केस ऑफ लिक्विड एंडोस्पर्म इन कोकोनट, कोकोनट के केस में जो हमें वाटर दिखता है वो लिक्विड एंडोस्पर्म है, वो मल्टी न्यूक्लिएट स्टेज है। इसके बाद अगर हम देखें सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस, तो माइटोसिस जो है वो इक्वेशनल डिवीजन है, ये डिप्लॉयड सेल में ही होता है मेनली, जबकि कुछ लोअर प्लांट्स और इंसेक्ट्स जो हैं वो इसके एक्सेप्शंस में आ जाते हैं, जिसमें हेप्लॉइड सेल्स भी माइटोसिस शो करते हैं। अब इसके अलावा यहाँ पे जो माइटोसिस है उनका काम है दो डॉटर सेल्स बनाना जो कि जेनेटिकली आइडेंटिकल होते हैं आपस में भी और पेरेंट्स के भी, मीन्स यहाँ पे क्लोन फॉर्मेशन होती है माइटोसिस से। यहाँ पे माइटोसिस मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। इसके अलावा ये न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशो को बैलेंस करता है या रिस्टोर करता है। जैसे जैसे ग्रोथ होती है तो ग्रोथ की वजह से साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस का रेशो बिगड़ जाता है, तो उसको रिस्टोर करने का काम माइटोसिस करती है। इसका मेन कंट्रीब्यूशन सेल रिपेयर में भी है। सेल रिपेयर के साथ साथ जैसे कि एपिडर्मिस, लाइनिंग ऑफ गट, ब्लड सेल्स, ये सारे सेल्स जो हैं वो भी रिप्लेस करने होते हैं। तो रिप्लेसमेंट कौन करवाता है, माइटोसिस करवाता है। माइटोटिक डिवीजन जो है वो मेरिस्मेटिक टिश्यू में भी होता है, जैसे कि एपिकल एंड लेटरल कैम्बियम। अब ये मेरिस्मेटिक टिश्यूज रिस्पॉन्सिबल होते हैं कंटिन्यूस ग्रोथ के लिए प्लांट्स के अंदर। प्लांट्स कंटिन्यूस ग्रोथ शो करते हैं पूरे लाइफ टाइम, तो उसके लिए माइटोसिस ही रिस्पॉन्सिबल है। तो यहाँ पे हमारा माइटोसिस का टॉपिक होता है
कंप्लीट। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है मियोसिस। देखो, जब भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो ऑफस्प्रिंग्स की प्रोडक्शन जो है वो किससे होती है? फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स, ठीक है, मेल गैमेट फीमेल गैमेट के फ्यूजन से ऑफस्प्रिंग या प्रोजेनी प्रोड्यूस होता है। और ये जो गैमेट्स हैं इनके पास कंप्लीट सेट ऑफ हैप्लॉइड सेट होते हैं क्रोमोसोम्स के। अब बताओ ये हैप्लॉइड सेट क्रोमोसोम का कैसे आया इन गैमेट्स के पास? तो ये जो हैं वो स्पेशल टाइप के डिप्लॉइड सेल से बने होते हैं। अभी तक हमने जो माइटोसिस में देखा वो हमने पढ़ा डिप्लॉइड सेल से डिप्लॉइड सेल की ही फॉर्मेशन। अब मियोसिस के अंदर हम देखेंगे कि यहाँ पे डिप्लॉइड सेल किस तरीके से हैप्लॉइड सेल में कन्वर्ट हो रहा है, मीन्स कैसे फॉर्म कर रहा है हैप्लॉइड सेल। तो ये जो स्पेशल काइंड ऑफ सेल्स होते हैं ये सेल्स सेल डिवीजन शो करते हैं जिसको हम कह रहे हैं मियोसिस। इस मियोसिस में क्या होता है कि इस टाइप के सेल डिवीजन में क्रोमोसोम का नंबर रिड्यूस हो जाता है बाय हाफ, रिजल्ट्स इन द प्रोडक्शन ऑफ हैप्लॉइड डॉटर सेल। मींस पहले वो क्या था? वो था डिप्लॉइड सेल, बट आफ्टर मियोसिस, मियोसिस की प्रोसेस होगी, ठीक है, मियोसिस हुई और इस मियोसिस के बाद वो जो प्रोडक्शन दे रहा है वो क्या दे रहा है? हैप्लॉइड, हैप्लॉइड सेल्स। क्लियर? और इसी डिवीजन को हम कहते हैं माइटोटिक डिवीजन। अब देखो यहाँ पे क्रोमोसोम का नंबर हाफ हो रहा है ना, पहले 2 था, अब यहाँ पे सीधा n हो गया, हाफ हो गया। तो यहाँ पे इस प्रोसेस को हम रिडक्शनल डिवीजन कहते हैं क्योंकि यहाँ पे क्रोमोसोम का नंबर हाफ हो रहा है। हमने माइटोसिस में देखा था कि वहां पे 2n से 2n ही रह रहा था, मीन्स क्रोमोसोम का नंबर जो पेरेंट सेल में है वही डॉटर सेल में था, बट यहाँ पे पेरेंट सेल में और डॉटर सेल में अलग है। तो मियोसिस यहाँ पे इंश्योर कर रहा है हैप्लॉइड फेज को, ठीक है, ताकि जब फर्टिलाइजेशन हो तो वो दोबारा से डिप्लॉइड बन जाए। क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फर्टिलाइजेशन तो इम्पॉर्टेंट है, फ्यूजन तो इम्पॉर्टेंट है। अब मान लो अगर ये 2n ही रहता तो 2n मेल 2n गैमेट हो गया फीमेल का, तो ये तो चेंज हो जाता है ना। इसलिए हैप्लॉइड करना जरूरी है ताकि वो रिस्टोर हो सके फर्टिलाइजेशन के टाइम के, फर्टिलाइजेशन टाइम पे। क्लियर है ये चीज? अब मियोसिस गैमेटोजेनेसिस के ड्यूरिंग होता है, प्लांट्स में भी एनिमल में भी, और इसी से फॉर्मेशन होती है हमारे गैमेट्स की, हैप्लॉइड गैमेट्स की। अब यहाँ पे की पॉइंट्स क्या है, की फीचर्स क्या है मियोसिस की? देखो मियोसिस में ना 2 सीक्वेंशियल साइकिल्स होते हैं, माइटोसिस में हमने एक ही पढ़ा था, यहाँ पे 2 सीक्वेंशियल साइकिल्स होते हैं न्यूक्लियर डिवीजन एंड सेल डिवीजन के, जिसको हम कहते हैं मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। यहाँ पे न्यूक्लियर डिवीजन भी 2 होगा, सेल डिवीजन भी 2 होगा, बट डिफरेंस क्या है? यहाँ पे सिर्फ एक ही साइकिल होगा डीएनए रेप्लिकेशन का, मीन्स डीएनए रेप्लिकेट एक बार हो रहा है, लेकिन न्यूक्लियस भी 2 बार डिवाइड होगा, सेल भी 2 बार डिवाइड होगा, ठीक है। देन मियोसिस 1 कब इनिशिएट होता है? जब पेरेंटल क्रोमोसोम में जो उसका जेनेटिक मटेरियल है वो रेप्लिकेट हो चुका हो, ठीक है। देखो इंटरफेज सेम होता है, यहाँ पे भी G1 फेज होगा, S फेज होगा, G2 फेज होगा, उसके बाद यहाँ पे मियोसिस के साइकिल स्टार्ट होगी, मियोसिस के स्टेप स्टार्ट होंगे। तो यहाँ पे भी जब डीएनए रेप्लिकेशन हो चुका होगा तो मियोसिस 1 शुरू होगा। अब मियोसिस में क्या होता है? पेयरिंग इन्वॉल्व है, पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम एंड रिकॉम्बिनेशन बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, तो इसको याद रखना है। हमने अभी तक होमोलोगस क्रोमोसोम या फिर रिकॉम्बिनेशन टर्म यूज नहीं किया है, तो यहाँ पे होमोलोगस क्रोमोसोम्स भी आएंगे। होमोलोगस क्रोमोसोम्स क्या होते हैं? ऐसे क्रोमोसोम, जैसे हम डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है, डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में हर एक क्रोमोसोम के कॉपीज प्रेजेंट होते हैं। जैसे क्रोमोसोम नंबर 1 के 2 कॉपीज होंगे, क्रोमोसोम नंबर 2 के 2 कॉपीज होंगे, तो जिसमें भी डबल कॉपीज प्रेजेंट है मीन्स हम डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है। तो डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म को इसमें जो ये दोनों है ये स्ट्रक्चर साइज में सिमिलर होते हैं, इसलिए इसको होमोलोगस क्रोमोसोम कहते हैं। तो यहाँ पे पेयरिंग इन्वॉल्व होगी। इसके अलावा 4 हैप्लॉइड सेल का प्रोडक्शन होगा मियोसिस 2 के एंड में। मीन्स यहाँ पे हमने देखा मियोसिस 1 में 2 एन बनते हैं, ठीक है, और जब मियोसिस 2 होगा तो यहाँ पे 4 हैप्लॉइड स्ट्रक्चर्स बनेंगे। क्लियर? तो अब मियोसिस के जो इवेंट्स हैं उसमें मियोसिस 1 में भी 4 फेज होंगे, मियोसिस 2 में भी 4 फेज होंगे। ये चारों क्या है? न्यूक्लियर डिवीजन है। अब एक एक करके हम पढ़ेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो है ना, सबसे मेन जो है पहले,
वो होता है मियोसिस 1। मियोसिस 1 मैं तुम्हें इधर क्लियर करती हूँ। देखो मियोसिस 1 में सबसे पहले आता है प्रोफेज 1। प्रोफेज 1 फर्स्ट मियोटिक डिवीजन का फेज है, ठीक है। ये लॉन्गर होता है और मोर कॉम्प्लेक्स होता है एज कंपेयर टू प्रोफेज ऑफ माइटोसिस। अब ये फर्दर सब डिवाइडेड है कौन कौन से फेजेस में, 5 फेजेस में, क्रोमोसोमल बिहेवियर के बेसिस पे, जैसे कि लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन एंड डाइकेनेसिस। तो एक एक करके हम सबका देखेंगे। देखो सबसे पहले लेप्टोटीन। लेप्टोटीन में क्या होता है, क्रोमोसोम जो है वो कंडेंस होने लग जाता है। कंडेंस होके मीन्स वो विजिबल होगा, जब वो कंडेंस होगा तभी विजिबल होगा अंडर लाइट माइक्रोस्कोप। क्लियर। यहाँ पे कॉम्पैक्शन ऑफ क्रोमोसोम्स जो है वो कंटिन्यूसली होता रहता है पूरे लेप्टोटीन के टाइम पे। अब इसके बाद सेकंड आता है प्रोफेज 1 का जो फेज है वो है जाइगोटीन। अब देखो जाइगोटीन में क्या होता है कि यहाँ पे पेयरिंग स्टार्ट हो जाती है क्रोमोसोम की। कौन से क्रोमोसोम की होगी, होमोलोगस क्रोमोसोम की पेयरिंग स्टार्ट हो जाएगी। और इस प्रोसेस को कहते हैं साइनेप्सिस। इस प्रोसेस ऑफ एसोसिएशन ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम इज कॉल्ड साइनेप्सिस। और यही पेयर्ड किसकी हुई, होमोलोगस क्रोमोसोम की हुई। अब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में जब हम इसको देखते हैं तो हमें यहाँ पे साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स दिखता है। क्लियर। उसके बाद जब यहाँ पे ये जो होमोलोगस क्रोमोसोम पेयर बना दिया, देखो सबसे पहले क्या होगा, हमारे पास क्रोमोसोम्स थे किस तरीके से, इस तरीके से थे। यहाँ पे हो जाएगा कंडेंसेशन, इस तरीके से क्रोमोसोम्स सारे कंडेंस हो गए। ठीक है। अब जब ये कंडेंस हो गए तो इसके बाद कि यहाँ पे पेयरिंग स्टार्ट होगी, होमोलोगस क्रोमोसोम्स की पेयरिंग शुरू हो गई। यहाँ पे पेयरिंग हो गई। इसी पेयरिंग को हम क्या कह रहे हैं, यहाँ पे ना ये अलग अलग सेल है, मान लो ये सेल था, फिर ये एक सेल हुआ, ये एक सेल हुआ। ठीक है। तो यहाँ पे ये था लेप्टोटीन, ये है जाइगोटीन। जाइगोटीन में पेयरिंग होगी, इसी पेयरिंग को हम कहते हैं साइनेप्सिस प्रोसेस को। और इनके बीच में जो प्रेजेंट है उसको बोलते हैं साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। अब साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स की वजह से साइनेप्सिस हुआ। अब यहाँ पे ये जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म हुआ है पेयर्ड होमोलोगस क्रोमोसोम का, इसको हम कहते हैं बाइवेलेंट और टेट्राड। देखो बाय मीन्स टू, मीन्स यहाँ पे दो क्रोमोसोम है तो उसको हम क्या बोलेंगे, बाइवेलेंट। ठीक है, ये बाइवेलेंट है तो यहाँ पे टोटल कितने हैं, 3 बाइवेलेंट है। और हर एक बाइवेलेंट को हम टेट्राड भी बोलेंगे। क्यों टेट्राड हम कहते हैं, क्रोमेटिड के रिस्पेक्ट में। देखो एक बाइवेलेंट में 4 क्रोमेटिड है तो वो टेट्राड हो गया, मीन्स 1 बाइवेलेंट का एक टेट्राड होगा। क्लियर, बाइवेलेंट और टेट्राड। उसके बाद ये जो है फॉर्मेशन कहाँ पे हुई है, फॉर्मेशन हुई है जाइगोटीन में। हाउएवर these are more clearly visible at the next stage, means visible कहाँ होगा, नेक्स्ट स्टेज पैकाइटीन में। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, पैकाइटीन में ये विजिबल होगा। इसके बाद जो फर्स्ट 2 स्टेजेस ऑफ प्रोफेज 1 आर रिलेटिवली शॉर्ट लिव्ड, मींस लेप्टोटीन और जाइगोटीन शॉर्ट लिव्ड होते हैं एज कम्पेयर टू नेक्स्ट स्टेज जो कि पैकाइटीन। पैकाइटीन में क्या होता है, पैकाइटीन में ये जो 4 क्रोमेटिड्स हैं हर एक बाइवेलेंट के, ठीक है, वो क्लियरली विजिबल होने लगते हैं, क्लियरली डिस्टिंक्ट दिखने लग जाते हैं। यहाँ पे रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल की अपीयरेंस शुरू हो जाती है। रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल क्या है, वो साइट है जहाँ पे क्रॉसिंग ओवर होगा दो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के बीच में, होमोलोगस क्रोमोसोम के, होमोलोगस क्रोमोसोम के नॉन सिस्टर। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, क्रॉसिंग ओवर होगा नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम के। ठीक है, मीन्स अगर जैसे एक क्रोमोसोम ये था, दूसरा क्रोमोसोम ये है, तो यहाँ पे क्रोमो किसके बीच होगा, इस पार्ट और इस पार्ट, इन दोनों के बीच में होगा क्रॉसिंग ओवर। कहाँ पे, किस पॉइंट पे, कॉम्बिनेशन नोड्यूल पे। उसके बाद क्रॉसिंग ओवर होता क्या है, एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन 2 होमोलोगस क्रोमोसोम। देन इसके बाद ये जो है एक एंजाइम मेडिएटेड प्रोसेस है क्रॉसिंग ओवर, और एंजाइम जो इन्वॉल्व होता है उसको बोलते हैं रिकॉम्बिनेज। मीन्स यहाँ पे इस तरीके से जो प्रोसेस होगा उसको कौन करवाएगा, रिकॉम्बिनेज करवाएगा। क्लियर। अब यहाँ पे रिकॉम्बिनेज करवाएगा, एंजाइम मेडिएटेड प्रोसेस है, और क्रॉसिंग ओवर की वजह से
क्रॉसिंग ओवर की वजह से यहाँ पे रिकॉम्बिनेशन होता है जेनेटिक मटेरियल का, इसका मटेरियल इसमें चला जाएगा, इसका मटेरियल इसमें चला जाएगा, एक्सचेंज हो रहा है। और ये कंप्लीट कब होता है? बाय द एंड ऑफ पैकाइटिन। इसके साथ साथ यहाँ पे जब ये कंप्लीट होता है तो क्रॉसिंग ओवर तो हो गई, लेकिन ये इस पॉइंट पे अटैच रह जाते हैं, इस पॉइंट पे ये अटैच रह जाएंगे। इस अटैचमेंट साइट को जैसे ही क्रॉसिंग ओवर कंप्लीट हुआ, डिप्लोटीन का बिगनिंग स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, बिगनिंग ऑफ डिप्लोटीन स्टार्ट हो जाएगा। कैसे? इसके बीच में जो हमने देखा था साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट था, वो डिसॉल्व हो गया। जैसे ही वो डिसॉल्व होगा, ठीक है, जैसे ही वो डिसॉल्व होगा, उसके डिसॉल्व होने की वजह से यहाँ पे हमें एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर दिखने लग जाएगा। ठीक है, एक्स शेप स्ट्रक्चर, क्योंकि जब ये डिसॉल्व होगा ना तो पूरा अलग हो गया, लेकिन बाइवेलेंट तो सेपरेट हो गए, लेकिन कहाँ पे नहीं हुए होंगे? क्रॉसिंग ओवर, जहाँ पे क्रॉस ओवर हुआ है उस पॉइंट पे ये सेपरेट नहीं होंगे, यहाँ पे तो जुड़े हुए हैं। तो हमें एक एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर दिखेगा जिसको हम कहते हैं क्याजमेटा। अब oocytes के oocytes वर्टिब्रेट के oocytes में क्या होता है, जो ये डिप्लोटीन का स्टेज है वो मंथ्स और ईयर्स तक रहता है। ठीक है, उसके बाद आता है फाइनल स्टेज डाइकाइनेसिस। डाइकाइनेसिस में क्या होता है, ये एक्स शेप स्ट्रक्चर है वो भी हट जाएगा, जिसकी वजह से यहाँ पे हमें अलग से दोनों क्रोमोसोम दिखेंगे, जिसमें जो पार्ट था एक्सचेंज वाला वो प्रॉपर दिखेगा अलग अलग में। ये रिकॉम्बिनेंट्स की फॉर्मेशन हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे रिकॉम्बिनेंट्स बन गए। फाइनल स्टेज में जो है डाइकाइनेसिस का, मार्क बाय टर्मिनलाइजेशन ऑफ क्याजमेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो क्रोमोसोम है वो फुली कंडेंस हो चुके हैं, मियोटिक स्पिंडल जो है वो भी असेंबल हो चुका है। साथ के साथ मियोटिक स्पिंडल यहाँ पे होमोलोगस क्रोमोसोम से अटैच होंगे। ठीक है, और इसी के एंड तक क्या होगा, न्यूक्लियोलस डिसअपियर हो जाएगा, न्यूक्लियर एनवेलप भी हट जाएगा। और जो डाइकाइनेसिस है वो रिप्रेजेंट करता है ट्रांजिशन टू मेटाफेज। जैसे ही डाइकाइनेसिस खत्म होने वाला होगा, मेटाफेज स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर? अब आता है मेटाफेज 1। देखो बाकी के स्टेप्स जो है वो सेम है, प्रोफेज 1 था सबसे मेन। अब मेटाफेज 1 में बाइवेलेंट क्रोमोसोम्स जो थे वो क्या होंगे, वो अलाइन हो जाएंगे ओरियल प्लेट पे। माइक्रोट्यूब्यूल्स जो है वो ऑपोजिट पोल से आएंगे और होमोलोगस क्रोमोसोम के काइनेटोकोर से अटैच हो जाएंगे। अब देखो यहाँ पे जैसे प्रोफेज 1 में ये हुआ, क्रॉसिंग ओवर वगैरह हो गए, यहाँ पे मेटाफेज 1 में अब जब क्रोमोसोम्स थे ना तो वो इस तरीके से अरेंज थे। देखो यहाँ अरेंज थे इस तरीके से। तो यहाँ पे अगर स्पिंडल फाइबर हम देखें, यहाँ पे स्पिंडल फाइबर है, ठीक है, ऑपोजिट पोल, तो सिर्फ एक क्रोमोसोम पे एक ही स्पिंडल फाइबर अटैच होगा इस तरीके से, जैसा कि हमें दिख रहा है। तो जब नेक्स्ट स्टेज आएगा एनाफेज का, तो एनाफेज के टाइम पे होमोलोगस क्रोमोसोम्स सेपरेट होंगे, जबकि सिस्टर क्रोमेटिड साथ में ही रहेंगे सेंट्रोमियर से। मीन्स ये वाला चला जाएगा इधर, ये वाला चला जाएगा इधर, लेकिन ये आपस में साथ में ही रहेंगे। ठीक है, उसके बाद टेलोफेज 1 जो है, टेलोफेज 1 में क्या होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर होने लग जाएगी, दोबारा से आने लग जाएगी, रीअपियर, न्यूक्लियोलस भी वो वापस आ जाएगा। साइटोकाइनेसिस फॉलोज, इसके बाद साइटोकाइनेसिस होगा और यहाँ पे डायड ऑफ सेल्स। डायड ऑफ सेल्स क्या होता है, दो सेल्स बन जाएंगे। देखो जैसे टेलोफेज 1 के एंड में दो सेल्स बन गए। अब यहाँ पे क्रोमोसोम्स जो है यहाँ पे कंप्लीट कंप्लीट डिकंडेंस नहीं होते और ये एक्सट्रीम एक्सटेंडेड स्टेज पे नहीं पहुंचते हैं इंटरफेस के। यहाँ पे इसके बाद जो सेकंड आता है मियोसिस 2, इन दोनों बीच के बीच में एक फेज आता है जिसको कहते हैं इंटरकाइनेसिस, और ये बहुत छोटा होता है, शॉर्ट लिव्ड होता है। यहाँ पे कोई रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए नहीं होता, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। उसके बाद इंटरकाइनेसिस इज फॉलोड बाय प्रोफेज 2। इसके बाद प्रोफेज 2 स्टार्ट होगा क्योंकि वो मियोसिस 2 का पार्ट है, जो कि बहुत सिंपल प्रोसेस है एज कम्पेयर टू प्रोफेज 1। अब मियोसिस 2 में क्या होगा, ये इमीडिएटली स्टार्ट हो जाएगा जैसे साइटोकाइनेसिस खत्म हुआ और क्रोमोसोम फुल्ली इलोंगेटेड हो उससे पहले ही ये शुरू हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे फिर से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर होने लग जाएगा, क्रोमोसोम फिर से कॉम्पैक्ट हो जाएंगे। ये नॉर्मल माइटोसिस की तरह हमें दिखता है। मियोसिस 2 में अब जो सेपरेटेड क्रोमोसोम थे, जो हमारे इस तरीके से था ना क्रोमोसोम, वो सारे क्या हो जाएंगे, इस पे वो अलाइन हो जाएंगे।
मेटाफिजिक प्लेट पे या फिर इक्वेटर कह सकते हो, वहाँ पे अलाइन हो गए। माइक्रोट्यूब्यूल्स आएंगे ऑपोजिट पोल से, स्पिंडल फाइबर अटैच हो जाएगा सिस्टर क्रोमेटिड पे, मीन्स एक इधर एक इधर, एक इस साइड स्पिंडल फाइबर अटैच हो गया। देन एनाफेज 2 सिमिलर माइटोसिस की तरह यहाँ पे स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर होगा, ईच क्रोमोसोम्स का जो उन्होंने सिस्टर क्रोमेटिड्स होल्ड कर रखे थे वो टूट जाएंगे और वो दोनों अपोजिट पोल्स की तरफ मूव करने लग जाएंगे बाय शॉर्टनिंग ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स। जो ये माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं ये शॉर्ट होने लगेंगे और खींचने लगेंगे उसको अपोजिट पोल्स की तरफ, ठीक है। जैसे देखो यहाँ पे अपोजिट पोल की तरफ इसको खींच रहा है ये, है ना, यहाँ पे सेपरेट हो गए ये, बिल्कुल ये भी सेपरेट हो गया यहाँ पे इस तरीके से। देन टेलोफेज 2 आएगा। टेलोफेज 2 में क्या है, यहाँ पे मियोसिस एंड हो जाता है, दो ग्रुप ऑफ क्रोमोसोम्स वंस अगेन गेट इनक्लोज्ड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, दोबारा से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनने लग जाता है। साइटोकाइनेसिस होगी जिसकी वजह से टेट्राड ऑफ सेल्स बनेंगे, मींस 4 हैप्लॉइड सेल डॉटर सेल्स बनेंगे, क्योंकि दो तो पिछली बार बन गए थे, उन दोनों में मियोसिस 2 हुआ ना, तो वो दोनों ही मियोसिस 2 जब शो करेंगे तो यहाँ पे 4 सेल्स दिख जाएंगे हमें। इस तरीके से एक सेल से हमें 4 सेल मिल रहे हैं। इससे पहले क्या बना था, 2 सेल्स बने थे, फिर ये दोनों ही मियोसिस 2 करेंगे तो यहाँ पे 4 सेल्स बन गए। ये था मियोसिस 1, ये है मियोसिस 2। क्लियर। सिग्निफिकेंस क्या है मियोसिस का, देखो सिग्निफिकेंस में ये ऐसा मैकेनिज्म है जो कि क्रोमोसोम के नंबर को कंजर्व करके रखता है हर एक स्पीशीज में, हर जनरेशन में, जो कि सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म होते हैं। कंजर्व करके कैसे रखता है, क्योंकि अगर ये प्रोसेस ना हो तो हैप्लॉइड गैमेट नहीं बनेंगे, हैप्लॉइड गैमेट नहीं बनेंगे तो 2n तो 4n हो गया, है ना, फिर अगली जनरेशन में फिर वो 8n हो जाएगा, इस तरीके से बढ़ता जाएगा, तो इससे तो पूरी स्पीशीज खराब हो जाएगी। इसलिए ये क्या करता है, इसकी वजह से यहाँ पे डिप्लॉइड से हैप्लॉइड बनता है, देन फ्यूजन से फिर डिप्लॉइड बनता है। क्लियर। तो यहाँ पे इसको पैराडॉक्स भी कहते हैं क्योंकि हम रिडक्शन भी कर रहे हैं, फिर दोबारा से वो रिस्टोर भी कर रहे हैं। इसके अलावा ये जो है ये जेनेटिक वेरिएबिलिटी को इंक्रीज करता है क्योंकि इसके अंदर क्रॉसिंग ओवर की प्रोसेस आ रही है और क्रॉसिंग ओवर की वजह से वेरिएशन आएगा, रिकॉम्बिनेशन होगा, और जो वेरिएशन है वो एवोल्यूशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इसीलिए मियोसिस एवोल्यूशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हमारा चैप्टर होता है खत्म। कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हो, और ये चैप्टर एनसीईआरटी से इनफ है। तुमने इस पे मैच द फॉलोइंग टाइप के क्वेश्चंस भी बहुत आते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट जो है वो है प्रोफेज 1। प्रोफेज 1 के तुम्हें ये सारे स्टेजेस याद रखने हैं, और इसको इजिली याद करने के लिए हम सीक्वेंस बनाते हैं, जैसे कि LZP डी डी तुमने पहले भी सुना होगा। लता जरा पानी दे दो, लेप्टोटीन जाइगोटीन पैकेटीन डिप्लोटीन एंड डाइकाइनेसिस, लता जरा पानी दे दो। क्लियर। ये इससे तुम याद रख सकते हो इसको, जिन्होंने सुन रखा है ये कमेंट करके बता सकते हो। एंड गुड लक फॉर योर एग्जाम। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।